हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप दुल्लड़ प्रयास कैरियर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो कोरोना है उसने सारे सेक्टर्स को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में अपना शिक्षा जगत भी प्रभावित हुआ है। क्लासेज ऑफलाइन जो आपकी लग रही थी वो अब नहीं लग पा रही है, सुचारू रूप से चालू नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रयास क्लासेज ने आपके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। दोस्तों, अपन बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का अगर आप बात करें तो रीजनिंग मेन बात आती है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप बात करें तो वहाँ रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, किसी भी कंपटीशन को दे लीजिए, कंपैरेटिवली ये थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी आप इसको फुल स्कोर भी कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ लॉजिक्स सीखने होंगे। और उन लॉजिक्स की बातें करें, उन सभी लॉजिक्स को सिखाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। अपना पहला टॉपिक है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बात करें तो ये आपके लिए कम से कम 2 नंबर का है, और 2 नंबर परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन 2 नंबर में बात क्या है कि हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और वो होता है क्या? समय। जितना आपको समय ज़्यादा लगेगा, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन से उतना दूर होते जाएंगे। तो मैं आपको इस पूरे टॉपिक में ये जो 2 नंबर हैं, इनको कैसे आप वर्बली ला सकते हो। देखिए, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चों का जो है एक छात्र होता है जो किसी क्वेश्चन के ऊपर पेन चलाता है, और एक बच्चा होता है जो उसको मेंटली सोल्व करता है। जितना आप क्वेश्चंस को मेंटली सोल्व करेंगे उतना आपके लिए प्रभावी होगा। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनकी शुरुआत बात करते हैं 1 by 1 से। जैसे सबसे पहले अपन ने बात किया फिगर काउंटिंग जो है, इसमें 5 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखा गणना। सरल रेखा, दिमाग में सबसे पहले प्रश्न आएगा सरल रेखा क्या होती है। अपन बात करते हैं सरल रेखा गणना पे। सरल रेखा गणना कोई भी जो ज्यामितीय शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ज्यामितीय आकृति, वो ज्यामितीय आकृति रेखाओं से मिलके बनती है, और रेखाएं हमेशा उसके अंदर 3 तरह से बटी हुई होती हैं कोई भी आकृति में। सबसे पहले बात करते हैं एक रेखा होती है जो कि क्षैतिज होती है, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। दूसरी होती है लंबवत रेखा, और तीसरा होता है स्लांट यानी कि तिरछी रेखा। और ये तीनों रेखाएं जो हैं वो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण करती हैं, एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं कि सरल रेखाएं आ गई। क्षैतिज रेखा की जैसे अगर मैं बात करूं, क्षैतिज रेखा, जो रेखा इस तरह से होती है उसको क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जो लंबवत हो गई यानी कि इस तरह से, और तिरछी हो गई यानी कि ये। और अगर किसी भी आकृति में कुल सरल रेखाओं की अगर बात करनी है तो इन तीनों की अगर संख्याओं का योग कर देंगे तो अपने पास उस आकृति में कुल सरल रेखाएं आ जाएंगी। ठीक बात। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी बात करें तो जो रेखाएं होती हैं वो 2 तरह से होती हैं। एक होता है किसी भी आकृति में कम से कम रेखाएं होना, होता है न्यूनतम सरल रेखा, और दूसरा अधिकतम सरल रेखा। ये जो अधिकतम सरल रेखा है ये थोड़ा सा वर्तमान में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर बिल्कुल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, न्यूनतम सरल रेखा हो गई और एक अधिकतम सरल रेखा है। अगर अपन बात करें इन सब के क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस पे अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आते हैं सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब देखो, अगर किसी भी आकृति में आपको सरल रेखाएं गिननी है तो सरल रेखाओं को गिनने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि न्यूनतम रेखाओं का मतलब उस आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी की जरूरत होगी। कम से कम कितनी रेखाओं की जरूरत होगी।
लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ से अधिकतम की, तो अधिकतम का मतलब हो गया कि एक रेखाखंड को कितने टुकड़ों में बात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह वो भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ इसके लिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। इरेज क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूँ और उससे अपन अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। आपके पास आकृति बनी हुई रहेगी, एग्जामिनर आपको आकृति देगा इस तरह से बना के, और आपसे बोलेगा कि इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, आप उसकी संख्या बताओ। ये आकृति दे दी, बोला कितनी सरल रेखाएं काउंट करो। अब देखिए, अगर अपन बेसिकली बात करें तो अपने पास एक तरीका होता है, कौन सा, कि भाई इस आकृति में सरल रेखाएं गिनना है तो आपको पता है कोई भी आकृति होती है उसमें सरल रेखाएं तीन तरह से होती हैं। एक सरल रेखाएं हो गई जिसको अपन ने नाम दे दिया क्षैतिज रेखा। तो इस आकृति में जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उनकी संख्याओं को लिख लो। दूसरा, इस आकृति में कितनी लंबवत रेखाएं हैं उनकी संख्याओं को देख लो। और इस तीसरा, इसमें कितनी तिरछी रेखाएं हैं उनको लिख लो। और इन तीनों की संख्याओं का आप योग कर दें तो इस आकृति में सरल रेखाएं आ जाए। जैसे काउंट करते हैं यहाँ से, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा देखिए इसमें, ये एक क्षैतिज रेखा, ये दो। तो अभी इस आकृति में क्षैतिज रेखा कितनी निकल के आई? दो। अब बात करते हैं यहाँ से अपन इसके अंदर लंबवत। अब लंबवत में देखिएगा, एक ये रेखा, एक ये दो और एक ये तीन, तो लंबवत कितनी हुई? तीन होगी। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं अपन, तो इसमें आए तिरछी रेखा। तिरछी रेखा में देखो ये वाली रेखाएं ये काउंट होती है, एक, दो, तीन, चार, चार ही होगा। अब आपसे बोले कि इस आकृति में कुल कितनी रेखाएं, तो आप इन सब को ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 + 3 + 2, तो 4, 3, 7 और 2, 9। इस आकृति में कुल कितनी होगी? 9। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये अधिकतम है या न्यूनतम है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें रेखाएं कितनी है? 9। ठीक है, आप लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहाँ से। ठीक है, चलिए अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ। देखिए, अब अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, कभी भी एग्जामिनर आपको आकृति सरल रेखा गणना के लिए जब क्वेश्चंस देगा तो उसमें कभी भी ये नहीं बोलेगा कि इसमें आपको कौन सी रेखाएं गिननी है। आपको खुद से पहचानना होगा कि वो अधिकतम की बात कर रहा है या न्यूनतम की। ठीक, मैं दोनों में आपको अंतर बताता हूँ। एक रेखा मैंने ये रखी और एक रेखा मैंने ये रखी, दोनों में अंतर समझना। अभी मैं पूछूं यहाँ पे कितनी रेखाएं, आप कहोगे एक है, यहाँ भी एक है। अब मैंने यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे मैंने टी लगा दिया। अब देखो टी में अंतर क्या है। अब एक स्टूडेंट कैसे समझेगा इसको, इसमें बोलेगा कितनी रेखाएं, तो कहेगा सर एक तो मैं इसको ए और बी नाम दे देता हूँ, चलिए ABCD नाम दे देते हैं यहाँ पे इसको, ABC और D। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसके अंदर एक तो A से लेकर C तक ये पूरी एक रेखा हो जाएगी, और दूसरा एक B से लेकर D तक पूरी की पूरी ये रेखा होगी। यानी इस तरह से इसमें कितनी रेखाएं निकल के आई? 2 रेखाएं। और यहाँ से एक बच्चा कहेगा नहीं सर ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ से A से B एक हो जाए, B से C एक हो जाए, और एक सर पूरी A और C भी तो हो सकती है। जैसे मुझे टी बनाना है, तो टी बनाना होगा तो मैं चाहूँ तो ये 2 टुकड़ों को लेकर के इसके ऊपर अटैच कर सकता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, या मैं पूरा एक भी ले सकता हूँ। ठीक बात। और अगला वाला ये अपना जो B और D है, तो यहाँ से कितने हो गए? 4। यानी इस एक क्वेश्चन में आपके पास रेखाओं की संख्या 2 तरह से निकल के, एक अधिकतम की तरफ से और एक न्यूनतम। देखिए क्या मतलब हुआ इस बात का, समझाता हूँ। यहाँ देखो रेखाएं कितनी निकल के आई आपके पास? 2 रेखाएं निकल के, और यहाँ कितनी हुई? 4। यानी इसी आकृति में एक है कम और एक है ज़्यादा। ये जो कम है इसको बोला जाता है इस आकृति की न्यूनतम रेखा, और ये जो 4 हैं इनको बोला जाता है इस आकृति की अधिकतम रेखा। ओके, हो सकता है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए नया हो, लेकिन थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं आगे बात करता हूँ यहाँ से आपके लिए,
कि जैसे मैंने ये सिंपल सा एक ये फिगर बनाया, मैं आपसे बोलूँ इसमें न्यूनतम कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें मिनिमम जो रेखाएं हैं, मिनिमम वो यहाँ पर आपके पास 2 हैं, लेकिन अगर बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितनी होंगी उसको समझना है। तो देखिए मैक्सिमम समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, देखिएगा समझना। यहाँ से ये पूरा ABC वाला जो लाइन है इसको एक बार वापस समझो, A और C पूरा है, ठीक, अभी एक लाइन है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया B नाम से, और B पॉइंट देने की वजह से क्या हुआ कि ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन को इस लाइन ने जो ये नीचे तक D तक टच में है, ये वाला पॉइंट ने इसको अलग कर दिया, और अलग करने की वजह से ये जो पूरी रेखा जहाँ एक थी, अब ये एक ना होकर एक यहाँ से यहाँ तक की, एक यहाँ से यहाँ तक की, और एक पूरी ये, तो यहाँ से ये वाली लाइन है वो कितने भागों में बट गई, 3 भागों में। अब यहाँ से मिनिमम पूछे यानी कम से कम पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, लेकिन अगर अधिकतम पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, ये पूरा 3, तो 3 इसमें हो गई और 3 ही इसमें हो जाएंगी, तो यहाँ से इसमें अधिकतम कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 6 रेखाएं हो जाएंगी। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं अपन इन सब के क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, देखो सबसे पहले आया क्वेश्चन, निम्न आकृति को बनाने के लिए कितनी न्यूनतम रेखा। अब न्यूनतम रेखा अगर अपने को काउंट करनी है तो आपको पता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा जो आकृति लाइन दिख रही है वो, चाहो तो इसमें अधिकतम वो आप लगा सकते हो क्षैतिज, लंबवत और ऊर्ध्वाधर, वो तिरछी वाला, या फिर सीधा भी गिन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये पूरी 3 लाइन, ये पूरी 3 और ये पूरी 4, फिर यहाँ से ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो इस आकृति में टोटल कितनी रेखाएं हो गई, 9 रेखाएं। ठीक है, आप ये कट मैंने इसलिए लगाया ताकि कोई आकृति दोबारा गिनी ना जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हो गई, 9 रेखाएं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। आइए, इसमें भी बात कर रहा है कि इस आकृति में न्यूनतम कितनी रेखाएं। तो न्यूनतम संख्या काउंट करनी है, देखो करते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी बड़ी 9 और ये पूरी बड़ी 10, और 10 यानी ऑप्शन नंबर अपना कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया ये क्वेश्चन, निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम ये। आप जब भी कभी कोई क्वेश्चन सामने आए इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो आप हमेशा वीडियो को पॉज करना और पहले उस क्वेश्चन को देखना और खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। रीजनिंग हमेशा जितना पहले अटेम्प्ट करोगे, खुद से कोशिश करोगे, उसके बाद आप बेहतर तरीके से ज़्यादा सीख पाओगे। वीडियो पॉज किया, आपने सीख ली, देख लिया, सोल्व किया, फिर देखना मेरा आंसर आपके आंसर से मैच होता है या नहीं। देखिए इसने भी अगेन बोला है न्यूनतम रेखाएं, तो न्यूनतम के लिए काउंट करते हैं। देखिएगा 1 2 3 और एक ही देखो छोटी सी 4 और एक के ऊपर 5 ही होगी। फिर देखो इधर से आते हैं, ये 6 7 8 9 10, फिर ये देखो ये वाली 11 12, ये 13, ये 14 और ये 15। देखिए एक बार वापस देख लेते हैं, ये वाली 1 2 3 4 5 के बाद में ऐसे चलते हैं 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 और एक 15। तो इस आकृति में कुल कितनी रेखाएं होगी, 15 रेखाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चंस भी है। अब बोला इसमें अगेन दोबारा आपसे पूछा है, ये सभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके लिए। न्यूनतम कितनी रेखाएं हैं। अब देखो अपन आराम से गिनना स्टार्ट कर सकते हैं, क्षैतिज लंबवत भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आराम से गिनते जाइए। 1 2 3 4, तो 4 ये रेखाएं हो गई। इसके बाद देखो लंबवत की बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 ही लंबवत आ गई। अब बात करते हैं तिरछी। तो तिरछी में एक कोना पकड़ लीजिए, वहाँ से स्टार्ट करिए, एक इधर से और एक इधर से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1, ये 2, ये 3
और ये 4 और ये पूरी बड़ी 5। फिर इधर से स्टार्ट करते हैं, 5 आई, ये 6, 7, 8 और एक 9 ही आई। ठीक है, और एक बार वापस देख लेते हैं कोई बच तो नहीं गई है। देखिए यहाँ से बात करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 होगी। यहाँ से बात करते हैं इसके ऊपर लंबवत पे, 1 2 3 4, यहाँ से 4 होगी। इसके बाद देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 होगी। और फिर इधर से बात करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सॉरी, तो यहाँ से 10 ही होगी। तो 10 4 14 और 4, आपका आंसर कितना आ गया? 18। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए अब ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है सीधी रेखाएं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये सीधी रेखाओं में अधिकतम पूछा या न्यूनतम पूछा। अब देखो, अगर मैं इस आकृति की न्यूनतम रेखाएं ज्ञात करता हूँ, तो देखो न्यूनतम रेखाएं मैं कैसे ज्ञात करूँ, जो अभी तक करते आए थे वो, तो बच्चा क्या बोलेगा, सर ये 1, ये 2, ये 3, ये पूरी बड़ी 4, ये 5 और ये 6, यानी कितनी रेखाएं आई? 6। अब वो ऑप्शन देखेगा, 6 तो देखा, 6 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो अपन क्या करते हैं रीजनिंग में, 6 नहीं है तो आंसर कितना हो जाएगा? वो 7 कर देगा। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यूनतम का केस नहीं है। इसने कौन सा केस पूछा है? अधिकतम का केस पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको लास्ट वाली अभी थोड़ी सी देर पहले एक बात बताई थी आपको, क्या? देखिए जब भी कभी ऐसे टी जंक्शन बनता हो, तो इस टी जंक्शन में इस पॉइंट की वजह से ये जो लाइन है जिस पे ये कट लगता है, उसमें 3 रेखाएं निकल के आती हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ से देखो, ये पॉइंट टी जंक्शन मिला, और ये टी जंक्शन मिलने का मतलब इस रेखा में कितने लाइन बन गई? 3 लाइन। कैसे? एक यहाँ से 1, ये 2 और एक ये पूरी बड़ी 3। ऐसा ही ये टी जंक्शन यहाँ बन गया, तो 1 2 और पूरा बड़ा 3। क्या और कोई टी जंक्शन बन रहा है? यस सर, एक ये भी बन रहा है। देखिए ये क्या हुआ, 1 2 और पूरा बड़ा 3 हो गया। तो देखिए अपने पास कितनी लाइन निकल के आ गई? 3 3 6 और 3 3 9। तो 3 3 6 3 9। आगे बात करते हैं, अब कौन सी रेखाएं रह गई? ये वाली रेखा अपन ने कहीं काउंट ही नहीं की। देखिए ये वाली रेखा 1 2 और एक 3, तो 3 रेखाएं ये आ गई। तो देखिए काउंट कितनी होगी रेखाएं? 3 3 6 3 3 9, एक 10, एक 11 और एक 12। ये सीधी रेखा नहीं है, ये जिगजैग रेखा है। और जिगजैग वक्राकार रेखा होती है, उसको कभी भी काउंट नहीं करना है, आपको सीधी रेखा काउंट करना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 12 रेखाएं आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए, वीडियो प्रीवियस कर लीजिएगा या पॉज करके दोबारा समझने की कोशिश करना। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए और वर्बली सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप इसको वर्बली सोल्व करते हो, अभी आपको दिमाग में आ गया होगा, सर ये रहा एक टी जंक्शन, और ये टी जंक्शन बनने का मतलब इस पर कितनी रेखाएं? 3। यहाँ से ये टी जंक्शन बन गया सर, तो इस रेखा पे कितनी हो गई? 3 ये हो गई। यहाँ से टी जंक्शन ये बिंदु पे बन गया, तो 3 ये हो गई। तो यानी यहाँ से 9 तो आपके पास सीधी ये रेखाएं आ गई। 9 के बाद कौन सा बचता है? एक ये 2, ये पूरा 3, ये 4 और ये 5। तो 9 और 5 आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 14। और देखिए 14 आंसर दिया हुआ। ठीक है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको ये डाउट आ जाए कि इस क्वेश्चन में, जैसे इसने तो बोला सीधी है, तो आप मिनिमम काउंट करोगे या मैक्सिमम? तो जब भी कभी आपको करना हो तो आप देख लीजिए, पहले मिनिमम गिन लीजिए और मैक्सिमम। तो अगर मिनिमम वाला ऑप्शन है तो मिनिमम सही और मैक्सिमम है। लेकिन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पर उस क्वेश्चन की अधिकतम रेखाओं का भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है और न्यूनतम का भी दिया होता है। तो इस कन्फ्यूजन में आप हमेशा याद रखना, एग्जामिनर हमेशा उस क्वेश्चन का अधिकतम वाला आंसर कर दीजिए, वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। प्रीवियस प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा हो चुका है। और अगर अधिकतम और न्यूनतम दोनों में से कोई एक दे रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
जैसे ये आया आपके पास क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए और देखते ही वर्बली सॉल्व करते हैं। पूछा है अगेन, क्या पूछा है आपसे, सीधी रेखाएं। देखिए सीधी रेखाओं की बात करते हैं। सीधी रेखाओं में सबसे बड़ी बात अगर आपको दिमाग में आया हो तो मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि अगर एक ऐसा जंक्शन बन जाता है तो ये जंक्शन में इस लाइन की भी कितनी रेखाएं होती हैं, 3, और इसकी भी कितनी होती हैं, 3। तो यानी कि इस तरह से इसमें टोटल कितनी रेखाएं हो गई, 6 रेखाएं। क्या मैं यहाँ पर इस जंक्शन की वजह से 6 रेखाएं लिख सकता हूँ? ठीक, अब देखिए 6 रेखाएं हो गई, इस 6 में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पूरी काउंट होगी। अब देखो इसके अलावा और क्या बचा, अब देखो ये वाली लाइन है, ये पूरी आ रही है लेकिन ये इसको यहाँ कट कर रही है, तो इस लाइन के हिसाब से इसकी भी तो 3 बनेंगी। और ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली इसको कट कर रही है इस बिंदु पर, तो यहाँ पर भी 3 बनेंगी। तो 3 और 3 6 ये आ गई। क्या इसके अलावा इसमें और दिखाई दे रही हैं? देखिएगा गौर से, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर 4 ये और रेखाएं हो गई। देखिए वापस यहाँ से ये पूरा आया, 3 इसमें 3 इसमें 6, फिर 3 इसमें 9 3 12 13 14 15 और 1 16। सॉरी ऑप्शन नहीं है कोई, इसको 16 कर लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली रेखाएं कभी काउंट नहीं करना, ये वाली कर्व्ड रेखाएं हैं, ठीक है, इनको कभी काउंट नहीं करते। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको भी खुद सोल्व करें। पूछा है आपसे सीधी रेखाएं। देखिए मैं आपको इस पूरे जो टॉपिक है आपका आकृति गणना, इसमें खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, खूब सारे क्वेश्चंस की। आप देखिए सीधी रेखाओं में भी मैंने आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस लेके आए। अब आपके दिमाग में इस पॉइंट को देखते ही दिमाग में सबसे पहले 6 आ गया होगा, और 6 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 के बाद ये रेखा नहीं है, लेकिन ये देखो एक छोटा सा 1 2 एक ये 3 एक ये 4 एक ये 5 एक ये 6 7 8 9 और एक 10, 10 ये हो गए और 6 बीच वाले, तो 10 और 6 16, और 16 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 16 कौन से में है, सेकंड ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 16 हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सरल रेखाओं में इतना ही है। आपने क्या सीखा सरल रेखाओं में, 2, एक न्यूनतम रेखाएं और एक अधिकतम रेखाएं। अब बात करते हैं व्रत की। देखो व्रत में जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं तो व्रत में 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उस पर बाद में आता हूं, पहले आपको व्रत बताता हूं। व्रत क्या होता है, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी परिधि से स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। ठीक, ये हो गया आपके लिए व्रत हो गया। अब थोड़ी सी मैथ्स की बातें करते हैं। अगर ये व्रत है तो इस व्रत को अगर मैं यहाँ से, ये व्रत का केंद्र कहलाता है, और केंद्र को अगर परिधि से मिलाते हैं तो ये त्रिज्या, और अगर त्रिज्या केंद्र से होते हुए निकल जाती है, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, व्रत को इसने 2 भागों में बांट दिया, तो ये जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाएगा, अर्धव्रत कहलाएगा। ठीक, तो अर्धव्रत हो गया। तीसरा यहाँ से बात करते हैं, अगर अपने पास ये व्रत है तो इस व्रत का ये हिस्सा और ये हिस्सा एक त्रिज्याओं द्वारा बनाया, और त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बनाया जाता है उस खंड को बोला जाता है त्रिज्यीय खंड। तो ये आपके पास त्रिज्यीय खंड बन के आ गया। तो एक व्रत में अपने को 3 बातें अलग अलग पता चली। अब इन तीनों बातों की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपको सीखना है कि किसी भी आकृति में व्रत कैसे गिनते हैं, अर्धव्रत कैसे गिनते हैं और त्रिज्यीय खंड कैसे गिनते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, देखिए व्रत के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप गिन सकते हो। जैसे आपको ये व्रत दिया, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, जब भी व्रत गिनो, जैसे एक व्रत को एक व्रत ने क्रॉस किया, अब आपसे पूछे यहाँ पे कितने व्रत हुए, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 3 व्रत हैं। ठीक, कैसे, बोला सर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये बीच वाला। मैं आपको कहूँगा कि व्रत का मतलब होता है केंद्र से परिधि की समान दूरी, लेकिन यहाँ पे देखो ये समान दूरी नहीं है, ये दूरी जो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है, ये वाली दूरी ये और ये अलग है, इसलिए ये जो बीच में बना है ये व्रत नहीं है, ये दीर्घवृत्त कहलाता है, इलिप्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछे जाएं कि यहाँ पर व्रत कितने हैं, तो आपका जवाब सीधा सा कितना होगा, 2। यानी 2 व्रत अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जो बीच में बनता है वो व्रत नहीं होगा,
बशर्ते अगर वो एक दूसरे के केंद्र से कर रहे हो तो बन सकता है। ठीक बात। अब यहाँ से आपको ये आ गया व्रत के बारे में, और आपको ऐसे व्रत दिए होंगे, आपको इनकी संख्या काउंट करनी है और उस पर बात करते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा आए, जैसे आपको ये दिया, हाँ इसके फिगर बहुत अच्छे देगा, और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आंखें बहुत गड़ा के रखनी है। फिगर काउंटिंग आई टेस्ट भी है आपके लिए, तो आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपका साथ साथ में मेडिकल भी हो रहा है। आपको ये दिया क्वेश्चन और आपको बोला इसमें व्रत कितने, तो व्रत गिनने के लिए कोई टेक्निक नहीं लगानी, बस लाइन से गिनते जाओ, कट करते जाओ, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर, बेसिक है सारा। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो बीच में छोटा 8, ये 9, ये 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, बस एक बार बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा कि, और ये सभी आपको आजकल ऑनलाइन एग्जाम होगी तो वहाँ पर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन मिलेगा, आप वहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिखना विखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको। ओके, तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 17 आ गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आराम से, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसको ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो सिमेट्रिसिटी ढूंढ लो, 1 2 3, ये 3 व्रत एक साथ हैं, और इस 3 व्रत की ढेरी कितनी है, एक ये ढेरी, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। लेकिन ध्यान रखना पूरे पूरे समान होने चाहिए, तो 3 का 4 बार आ गया तो 12 तो ये हो गए, और 12 के बाद देखो एक ये 2 3 4 और एक 5 ये हो गए। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो 12 + 5, और 12 + 5 आंसर आपका कितना आ जाएगा, 17, और 17 आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको देखते ही एक चीज़ समझ में आ रहा है कि तीनों डायग्राम एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। जैसे अगर मैं इस पूरे एक को काउंट कर लूँ तो इसमें कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 और 3 बीच में है, 1 2 3, 4 और 3 7, एक 8 और एक ये बड़े वाला कितने हो गए, 9। इसमें 9 व्रत हो गए। अब इसमें आते हैं तो इसमें देखो ये वाला काउंट हो चुका है इधर, तो ये बच गया 1 2 3, और 3 बीच में 6, एक 7 और एक 8, तो यहाँ पर भी कितने, 8। अब जैसे ही आप इस पे भी आओगे तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला इधर है, वैसे इसमें 9 है, लेकिन ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी आगे वाले में भी कितने हो जाएंगे, 8। धीरे धीरे खुद की टेक्निक भी बनानी स्टार्ट कर दीजिए। कंपटीशन का मतलब होता है जल्दी से जल्दी करना। अगर आप सभी समान समय पर अपनी रेस पूरी करोगे तो फिर विजेता किसको कहलाओगे, तो विजेता वो होगा जिसने क्लासरूम में अच्छी मेहनत की है, वही तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो 8 8 16, 16 और 9, आंसर कितना हो गया, 9 8 8 16 और 9 25, और 25 सॉरी आपके यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आप 4 नंबर ऑप्शन को कट करके 25 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट आते हैं। अब देखो वो तो था ये, अब मैन अपने को पूछा गया है अर्धवर्त गणना। अर्धवर्त गणना अगर अपन बात करें तो अर्धवर्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने ये बोला कि ये क्वेश्चन है आपके पास है और इसमें कितने अर्धवर्त हैं, तो आपका जवाब होगा सर एक ये रहा और एक ये रहा, 2 अर्धवर्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने ये रखता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि व्रत कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर 4। लेकिन ध्यान देना मैंने व्रत पूछे, अगर इसमें व्रत की बात करेगा तो व्रत तो पूरा एक घेरा हो गया, एक आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बात करता है अर्धव्रत की, तो देखिए अर्धव्रत को मैं आपको गिनना बताता हूँ। अर्धव्रत बनता किसकी वजह से, व्यास की वजह से, और व्यास क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए ये एक व्यास हो गया, और इस एक व्यास की वजह से एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, तो 2 तो ये बन गए। और आगे बात करते हैं, देखो एक ये व्यास है और इस व्यास की वजह से एक ये बन गया ऊपर और एक ये बन गया, 2 ये बन गए। तो देखो जितने व्यास आपके सामने निकल के आते हैं उस हिसाब से आप उस आकृति में अर्धवृत्त ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, देखो जैसे मैंने आपके यहाँ पे क्वेश्चन रखा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
ये वाला। और आपसे क्वेश्चन में ऑप्शंस दे देगा, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा 10 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है, और चौथे ऑप्शन में 11 भी। याद रखना आकृति गणना में ऑप्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑप्शंस हमेशा क्वेश्चन के आसपास देगा, यानी आप आंसर करते हुए हल्का हल्का झिझकेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर अपन गिने तो आप इसको देखिए, आपको इसको देखते ही दिमाग में आ जाएगा सर इसमें तो 4 हैं। कैसे? 2 इस व्यास की वजह से और 2 इस व्यास की वजह से, और जब इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होंगे, क्योंकि अब ये वाली लाइन इसके लिए व्यास का काम करेगी, 4 इसके हो गए, और जब ये लाइन आएगी तो ये भी इसके लिए व्यास का काम करेगी। तो यहाँ से 4 को 3 से गुणा कर दिया, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 12। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अर्धवृत्त हो जाएंगे। ओके, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देता है। देखिए जैसे बात करते हैं यहाँ से, मैंने एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रखा। अभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चा अगर इसको फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये क्या दे दिया, क्या काउंट करना है। आपको कुछ भी नहीं देखना। अर्धवृत्त का मतलब होता है ये एक व्यास और इस व्यास से ये बना हुआ, बस इसका काउंट करना है। अब देखो इसको काउंट करते हैं, 1 बाय 1 समझते चलना। देखो आप क्या करना, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत अच्छी समझ। इस एक्सिस पे देखो कितने वृत्त दिख रहे हैं आपको, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ से 3 आ गए। अब ऐसे ही इस पे आते हैं, इस एक्सिस पे आते हैं। इस एक्सिस पे आओगे तो आपको लगेगा एक ये है और एक ये देखिए कंप्यूटर से बनेंगे तो ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में बिल्कुल सही आएंगे। ये हाथ से थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि वृत्त ना लगे, लेकिन यहाँ पे आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आते हैं, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर इसमें 3 हो गए। अब इस एक्सिस पे आते हैं, आइए इस एक्सिस पे 1, 2 और एक 3 ये हो गए। अगर आपसे पूछे कुल कितने हुए तो देखो 3 + 3 + 3 + 2, तो 3, 6, 9 और 2 11 जो आपका आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद आते हैं आगे। एक चीज़ आपको इसमें और बता देता हूँ। अर्धवृत्त के अंदर कई बार अपने से क्वेश्चन में पूछ लेता है त्रिज्यीय खंड करना। आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा आपको कुछ नया बता देता हूँ। देखिए कई बार आपको यहाँ पर अगर अर्धवृत्त की जगह आपसे बोल दे, एग्जामिनर पूछ ले सर त्रिज्यीय खंड बताओ, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके ये काम आ चुका है त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपटीशन एक वृत्त होता है, वृत्त में ये 2 त्रिज्याएं हो गई, और अब इस त्रिज्याओं के द्वारा जो ये खंड बनता है ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है। ओके, लेकिन दिमाग में एक प्रश्न आता है बच्चे के कि सर इसमें त्रिज्यीय खंड ये भी हो सकता है और एक इसके आउटसाइड वाला, ये बाहर वाला भी हो सकता है, क्योंकि त्रिज्या इसी आधार पर आपने वृत्त में देखा होगा कि अपने पास 2 तरह से निकल के आता है। एक ये वाला हो गया लघु त्रिज्यीय खंड, और ये वाला हो गया वृहद त्रिज्यीय खंड। राइट, तो जब भी अपने को अब ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा ऑप्शंस के आधार पे कि लघु पूछा है या वृहद पूछा है। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस रखता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिएगा और आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये दे दिया और इसके नीचे इसके ऑप्शन भी दिए।
ये दिया। अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर अगर त्रिज्यीय खंड की बात करते हैं तो काउंट करते हैं। काउंट किया यहाँ पे, तो देखिए जैसे वो काउंट कैसे करने जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर एक वृत्त बनाया तो इस वृत्त में अगर इस तरह से लाइन बनाई तो यहाँ पर त्रिज्यीय खंड कितने निकल के आए, 1 2 3 और 1 4, यानी 4 त्रिज्यीय खंड आपके यहाँ पर बन जाते हैं। और इसी तरह से 5 आकृतियाँ हैं और इन 5 आकृतियों में आपके यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 5 चौका 20 बन जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब अपन अगर इस पर बात करें तो ये तो था त्रिज्यीय खंड, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसी के पास में रख देता हूँ, वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वही क्वेश्चन मैं दूसरा बनाता हूँ आपके लिए, देखिएगा क्या। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक क्वेश्चन, मैंने ये दे दिया, क्वेश्चन आएगा निम्न आकृति में त्रिज्यीय खंड कितने होंगे। यहाँ पर भी आएगा आपके पास त्रिज्यीय खंड संख्या होगी, त्रिज्यीय खंड संख्या होगी। और यहां पर भी पूछेगा निम्न आकृति में कितने त्रिज्यीय खंड होंगे। निम्न आकृति में कितने त्रिज्यीय खंड होंगे। कितने त्रिज्यीय खंड होंगे। अब क्वेश्चन आपको ये दे दिया, और ऑप्शन दे दिया आपको 64 56 72 48। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब अभी जो पहले सीखा था, अगर वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा बैठता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 होना चाहिए, लेकिन 8 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, संख्या भी ज़्यादा है। इसका मतलब एग्जामिनर क्या चाहता है। यहाँ देखिए, आपको जो इस आकृति में त्रिज्यीय खंड पूछे थे वो वही पूछे थे जो आपके पास बन रहे थे, यानी ये लघु पूछा था आपसे। लेकिन आप जानते हो कि अगर मैं इस एक त्रिज्यीय खंड की बात करूं तो इसके पीछे भी एक त्रिज्यीय खंड बनता है। तो यहाँ पर इस आकृति में जो आपसे त्रिज्यीय खंड पूछे थे, ये वाले कौन से वाले त्रिज्यीय खंड थे, लघु वाले थे। लेकिन ऑप्शन में और ज़्यादा था नहीं, इसलिए अपन आगे बात नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ बात कर रहा है वो लघु ना करके दीर्घ की और लघु की दोनों की बात कर रहा है। देखिए उस पर अपन बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां से आपके लिए ये आकृति बना देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि अभी बताइए कितने त्रिज्यीय खंड है, तो आप कहोगे सर त्रिज्यीय खंड तो कोई है ही नहीं, व्यास भी तो त्रिज्या का ही रूप होता है, तो यहाँ पे 2 त्रिज्यीय खंड है। लेकिन अगर मैं अब पूछूं अब कितने त्रिज्यीय खंड हैं, तो आप कहोगे सर अगर लघु की बात करते हो तो 1 2 3 4 हैं, लेकिन अगर लघु और दीर्घ दोनों को मिला के बात करते हो तो इसमें कितने हैं, देखो बात करते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको 1 को काउंट करता हूं तो इसके पीछे भी 1 होगा, तो यानी यहां से इसके कितने बने, 2, इससे भी 2 बने। ऐसे ही इससे भी देखो 1 ये होगा और 1 इसके पीछे बनेगा, 2 उसके भी बनेंगे। ऐसे ही इसके भी 2 होंगे और ऐसे ही इसके भी 2 होंगे। ठीक, फिर ये तो इतना था, त्रिज्या था। इसकी भी बात करें तो इससे भी तो 2 बनते हैं, 1 ये और 1 ये, तो 2 ये हो जाएंगे और 1 ये भी तो 2 बनाएगा, 2 ये बनाएगा। तो इस तरह से काउंट करें तो ये 2 4 6 8 10 और 1 कितना हो गया, 12 हो गया। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अपन इस तरह से कभी नहीं गिन सकते कि एक एक करके गिने, तो इसको गिनने का मैं आपको सीधा सा एक तरीका बता देता हूँ। वो तरीका क्या है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी भी ऐसा फिगर आए और आपको ऐसे में अगर कुल त्रिज्यीय खंड पूछे तो कुल त्रिज्यीय खंड के लिए एक ही चीज़ का याद रखना, एक छोटा सा टेक्निक है, वो है n-1। आपने ये फॉर्मूला कई जगह देखा होगा, हाथ मिलाने वाला या गिफ्ट देने वाले, उस जगह ये n-1 आता है। यहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 देता हूँ, तो ये n का मतलब है जितने सेक्टर में ये बटा हुआ है समान बटा हुआ होना चाहिए। तो n का मान हो गया 4 और आगे 4 - 1 कितना हुआ, 3, और 4 को 3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास सीधे आप 12 निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर आप बता सकते हो, यस सर बता सकते हैं। कितना हुआ, 8
और 8 से 1 कम लिखा 7, और 8 को 7 से गुणा किया तो 56। 56 आपका राइट आंसर हो जाए, और अगर नहीं पता होता तो दिक्कत थी। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं विकर्ण की। अब तक अपन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, सरल रेखाओं की गणना और आपके पास वृत्त में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी। अब बात करते हैं विकर्ण की। पहला पॉइंट आता है विकर्ण होता क्या है। तो विकर्ण के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि विकर्ण की जब भी कभी बात करते हैं तो विकर्ण होता है, देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजा भी हैं, 3 कोण भी हैं, 3 शीर्ष हैं। इस पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, और विकर्ण की परिभाषा यहीं से निकलती है कि शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। आप कहोगे सर शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा तो ये हो गई। अगर ये वाली शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा की बात करते हो, ये वाली रेखा की, तो ये तो इसकी भुजा है जो इसको 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के रूप में बनाती है। अपने को क्या है, विकर्ण का। तो 3 भुजाओं इस शीर्ष का शीर्ष से मिलाना था। अब इस शीर्ष को शीर्ष से मिलाएंगे तो इसके पड़ोसी शीर्ष को छोड़ दो, यानी इसको और इसको छोड़ दो। इसके अलावा यानी इन शीर्ष को छोड़ दो। इसके अलावा अगर कोई और शीर्ष बचता है तो उससे मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। क्या कोई और है? नहीं। इससे हिसाब से देखो, इन दोनों को छोड़ दो, कोई और शीर्ष बचा? नहीं। इसके हिसाब से नहीं बचा। तो यानी यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो आपका जवाब होगा 0। इसलिए आज तक कभी आपने त्रिभुज में विकर्ण नहीं देखी। इसके बाद आता है ये चतुर्भुज हो गया। और अगर ये चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज में विकर्ण पूछिए तो आपको पता ही है, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया। अब देखिए इस शीर्ष के पड़ोसी शीर्ष को छोड़ दो तो इसका ये और ये पड़ोसी, उसके अलावा कोई और शीर्ष बचा, ये है। तो इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है ये आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर, इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए, इसको इससे मिलाया तो ये वाली रेखा विकर्ण। इसकी बात करें तो इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए, इससे मिलाया। अब चाहे इसको इससे मिलाओ या इसको इससे मिलाओ, बात तो एक ही है। तो ये दोनों में क्या रहेगा, उभयनिष्ठ। यहाँ पर ये वाली भी रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर पूछे नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्ण, तो आपके पास जवाब कितना आएगा, 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात करते हैं। ये लिया मैंने, ये चतुर्भुज था, अब मैंने पंचभुज लिया। अगर पंचभुज की बात करें तो पंचभुज में अगर अपन विकर्ण की बात करें तो ये बिंदु लिया। अब इस बिंदु के पड़ोसी ये दोनों शीर्ष को छोड़ दीजिए, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ये विकर्ण कहलाएंगे। अब यहाँ से देखो, इस शीर्ष के अलावा शीर्ष कितने बचे थे, 2 शीर्ष बचे, इसलिए हर यहाँ शीर्ष से 2 लाइनें निकली। ऐसे इससे देखो, इसके पड़ोसी को छोड़ दीजिए, आप इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, 2। ऐसे यहाँ से आए। अब जानी चाहिए 2, एक इससे, लेकिन इससे तो मिला चुके हैं तो इससे मिलाएंगे। तो यहाँ से भी देखो, इसको इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से ये मिलाया, ये मिलाया। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी लाइनें आई, हर एक शीर्ष से 2-2 लाइन। और आपसे पूछे कि यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4 और 1, 5। यहाँ पर कितने विकर्ण आ गए, 5। ओके, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप थोड़ा सा अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस बात पे। विकर्ण का क्वेश्चन कंपटीशन में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है और सीधा है और सिंपल सा आता है। अब आपको अगर यहाँ पर ये जो दिया, इसके अलावा अगर आपको षटभुज दे दिया जाए तो उस षटभुज में आप कैसे काउंट करेंगे। जैसे आपको ये आकृति दे दी, ओके, देखिए यहाँ से इसको बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं एक बार इसको। अब इसमें पूछेगा आपसे कि इसमें कितने विकर्ण हैं। तो विकर्ण के लिए क्या करें, अपने को क्या है, आपको पता है शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। तो देखिए शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 ही आ गया 9। तो इस आकृति में कितने विकर्ण हो गए, 9। अब देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा आकृति में विकर्ण गिनना दिक्कत होगी। अब देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर अपन बात करें तो विकर्ण गिनने के लिए क्या है, विकर्ण गिनने के लिए 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। कैसे कि एक तो आता है कि किसी भी शीर्ष से अधिकतम विकर्ण कितने निकल सकते हैं, शीर्ष से अधिकतम विकर्ण, तो उनकी संख्या के लिए आपको हमेशा याद रखना ये होता है n-3। ये n-3 क्यों होता है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, ये एक शीर्ष है तो ये भी इसका एक, ये टोटल षटभुज है, इसका मतलब 6 शीर्ष हैं इसमें।
ये एक शीर्ष प्लस इसके पड़ोसी शीर्ष यानी ये और ये शीर्ष। तो जो लाइनें गिनी वो इन तीनों के अलावा ही तो निकली, 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ n में से 3 को घटा देते हैं। तो शीर्ष से अधिकतम विकर्ण, और इस तरह से बहुभुज में अधिकतम विकर्ण कितने होते हैं उसकी अपन बातें कर लेते हैं। बहुभुज में अधिकतम विकर्ण, और उसका एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि आपने मैथ्स में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, निकल के आता है n(n-3). ये तो शीर्ष से आ गया, बटे 2 क्यों आता है ये भी मैं आपको बता दूं कि देखो इस शीर्ष से और इस शीर्ष से बात करें तो ये लाइन इधर से खींचे या इधर से खींचे, दोनों में कॉमन है, इसलिए वो बेनिस्ट हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये n क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स को हिंदी में बोलते हैं भुजाएं, यानी कि किसी भी आकृति में जितनी भुजा हैं उनकी कुल संख्या ही आपके पास क्या होता है, बहुभुज में अधिकतम विकर्ण। ओके, अब मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा। ठीक है, अब देखो ये अपन ने यहाँ पे इसको फॉर्मूले से निकाला, बेसिक से। अगर इसको फॉर्मूले से निकालें तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा इसके लिए? सर n की वैल्यू यहाँ पर होगी 6। कैसे? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4, 5 और 1 6। तो इसके लिए बात करें तो यहाँ से बहुभुज में अधिकतम विकर्ण कितने होंगे? 6 गुणा 6 माइनस 3, 3 बटे में 2। 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 में 2 का भाग दे दिया 9, ये 9 आ जाएगा। ओके, चलिए। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो एक आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ एग्जाम का, उसके बाद आगे आते हैं। जैसे आपको ये दिया कि 26 भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होगी। अब आपको आराम से ये विकर्ण दे रखा है और समबाहुभुज दिया हुआ है और विकर्ण पूछा है, तो आपके पास पता है आपको n की वैल्यू कितनी है आपके लिए? 26 है। और जब n की वैल्यू 26 है तो विकर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 26 गुणा 26 माइनस 3 यानी 23, और बटे में कितना? 2। अब थोड़ा सा सोल्व करें तो 2 को इससे काट दिया तो आ गया 13, और 13 को 26 से गुणा करना है। और 13 को 26 से गुणा करेंगे तो आप गुणा ना करें, आप थोड़ा सा देखो, कंपटीशन में इस चीज़ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका इकाई अंक और इकाई अंक को गुणा कर लो, तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। 9 सिर्फ एक ऑप्शन यही है, इसलिए पूरे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। ठीक, अब मैं शायद ये आ गया होगा समझ में, तो इसका राइट आंसर 2 गया। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट बताता हूँ। इस लिखना पड़ेगा, 4 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए इसमें यहां आपसे क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, आपसे यहां पर रेखाएं पूछ लिया। अब बच्चा तो 4 बिंदु के हिसाब से करेगा, फॉर्मूला लगाएगा, 2 लिख के आ जाएगा। लेकिन देखो क्वेश्चन को समझना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 4 बिंदु मैंने लिए और बोला इनको आपस में मिलाओ। देखो 2 बिंदुओं को मिलाए 1 रेखा, 3 बिंदुओं को मिलाए 2, लेकिन 4 बिंदुओं को अगर मैं मिला रहा हूँ तो इनको मिलाने के लिए कम से कम 4 रेखाएं तो ये चाहिए। लेकिन क्या आप इसको इससे नहीं मिला सकते? क्या आप इसको इससे नहीं मिला सकते? मिला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी रेखाएं होगी? जितने बिंदु थे वो और प्लस उनके विकर्ण। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे विकर्ण पूछता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसके बिंदुओं के विकर्ण लिखने के लिए लिख सकते हो n(n-3/2). लेकिन अगर उस क्वेश्चन में आपसे रेखाएं पूछ ली कुल, तो जितने बिंदु देगा उनके वो रेखाएं को मिलाने वाले बिंदु प्लस उनके विकर्ण। तो इसलिए रेखाओं की संख्या n(n-3/2) होगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये अपना है आज का सेशन है, और बाकी के कल अपन इसके आगे की प्रैक्टिस करते हैं। और सारी चीज़ें हैं, कल अपन त्रिभुज गणना, आगे चतुर्भुज गणना, उसमें आगे का सेशन पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।